हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, बायोलॉजी में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करें, जो कि आपका चैप्टर 9th है। जैसे चैप्टर 9th आपका वो है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। इससे पहले आप लोग जैसे लिविंग बींग्स हैं उनके बारे में, इससे पहले वाला चैप्टर आपका जैसे जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ है उसमें आपने पढ़ा है कि बहुत सारे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन हेल्थ उसे अफेक्ट करते हैं। ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करने में एक न्यूट्रिशन, उसका भी काफ़ी रोल होता है। तो न्यूट्रिशन है, हम न्यूट्रिशन हमारा डिप्लीट क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारे पास प्रॉपर फूड रिसोर्सेज जो हैं उनकी कमी हो रही है, और उन फूड रिसोर्सेज की कमी को ओवरकम करने के लिए हमें कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज, ऐसे मेथड्स की ज़रूरत है जिनकी हेल्प से हम अपने जो फूड प्रोडक्शन है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं और इजीली जो हम फूड स्कैर्सिटी जो फेस कर रहे हैं उसे हम कॉप अप कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम उन सारे स्ट्रैटेजीज, उन सारे मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके थ्रू हम अपनी फूड प्रोडक्शन है उसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। हमें फूड प्रोडक्शन उसे बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ साथ क्या है कि हमारा फूड रिसोर्सेज है वो तो नहीं बढ़ रहे हैं, वो क्या हो रही हैं, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो कम ही होते जा रहे हैं। तो फूड प्रोडक्शन है वो इस चीज़ पे जोर देता है, या जो उसमें एनहांसमेंट है स्ट्रेटजीज वो इस चीज़ पे जोर देती हैं कि जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं फूड के, उनसे हम मैक्सिमम यील्ड ले सकें फूड की, ऐसे स्ट्रेटजीज डेवलप करनी पड़ेंगी हमें। इनकी क्यों ज़रूरत है? बिकॉज पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है, जो हमारे फूड रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। दूसरा, हमारे जो क्रॉप लैंड्स हैं वो भी काफ़ी कम हो गई है और हम अपने फूड के लिए बेसिकली क्रॉप्स पर ही डिपेंड होते हैं। क्रॉप लैंड ही नहीं रहेगी तो हमारे लिए फूड रिसोर्सेज है वो अपने आप ही कम हो जाएंगे। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटजीज़ की ज़रूरत है, बहुत सारे ऐसे मेथड्स डेवलप करने की ज़रूरत है जिनकी हेल्प से हम जो फूड स्कैर्सिटी है उसको इजीली कवर अप कर सकें। तो ये स्ट्रैटेजीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो ऐसे एक्शंस या प्लान्स हैं उन पे फोकस करती हैं जिनको हेल्प से हम जो अपनी फूड प्रोडक्शन है उसको इजीली बढ़ा सकते हैं। इसमें 4 बेसिक्स जो मेथड्स हैं उन्हें हम कवर करेंगे: एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, सिंगल सेल प्रोटीन्स एंड टिश्यू कल्चर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री इन्वॉल्व करता है एनिमल्स, यानी कि जो हमारे लिए सोर्स का फूड है। बेसिकली एनिमल्स हैं उन पे हम मिल्क के लिए डिपेंडेंट होते हैं, कि वो ऑर्गेनिज्म जिन पे हम मिल्क के लिए डिपेंडेंट, जैसे कैटल्स हैं, बफलो है, काऊ है, गॉट्स हैं, उन सब से हम मिल्क है वो ऑब्टेन करते हैं। इवन गॉड्स हैं उनसे मीट है वो भी लिया जाता है। ठीक है, तो यानी कि एनिमल हस्बेंड्री है वो उन एनिमल्स को रियर करने में, रियरिंग यानी कि उनको पालने में, उनकी केयर करने में, और उनसे फूड रिसोर्सेज जो भी हम फूड ऑब्टेन करते हैं जिन जिन ऑर्गेनिज्म से, उनको रियर करने पे ये जोर देती है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री है वो डेयरी फार्म मैनेजमेंट के साथ जुड़ी हुई है। डेयरी फार्म मैनेजमेंट, डेयरीज आप इजीली आप ये आपके माइंड में स्ट्राइक करके, आप डेयरीज हैं जहाँ बहुत सारी कैटल्स हैं या जो मिल्क प्रोड्यूसिंग जो एनिमल्स हैं उन्हें रखा जाता है। उसमें क्या है कि उन एनिमल्स को हम वहाँ रियर करते हैं, उनकी प्रॉपर केयर करते हैं, एक सिस्टमेटिक मैनर में हम उन कैटल्स को वहाँ रखते हैं और उनसे फूड के तौर पर जो मिल्क है वो हम वहाँ से उनसे जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब वो प्रोसेसेस, इसमें बेसिकली वो प्रोसेसेस होंगे जो या तो फूड में बेसिकली मिल्क है उसकी या तो क्वांटिटी को या उसकी क्वालिटी को जो है वो इंक्रीज़ करे। ठीक है, ऐसे फैक्टर्स को हम यहाँ काउंट करेंगे। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हाई मिल्क यील्डिंग कैटल्स हैं उन्हें रियर कर सकते हैं। अगर हम हाई यील्ड मिल्क जो मिल्क यील्डिंग कैटल्स हैं अगर उन्हें रियर करेंगे तो हमारे मिल्क की यील्ड है वो अपने आप ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। कैटल्स या जो भी ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम मिल्क के लिए कर रहे हैं, हम इंश्योर करें कि उनका डिजीज़ के लिए जो रेजिस्टेंट लेवल है वो काफ़ी अच्छा हो। रेजिस्टेंट लेवल अच्छा होगा तो बीमार नहीं होंगे, और बीमार नहीं होंगे, जितना अच्छा उनका हेल्थ होगा उतनी ही अच्छी उनकी
ईल्ड भी होगी। तो इसीलिए हमें उनकी रेजिस्टेंस लेवल है वो मेंटेन रखना चाहिए। उनकी केयर है, प्रॉपर केयर करनी चाहिए, यानी कि उनको टाइमली फीड एंड फॉडर मिलना चाहिए, उनका रेगुलर चेकअप हमें कराना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन एनवायरनमेंट है उन्हें वो मिलना चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, वेस्ट डिस्पोजल होना चाहिए, एरिएशन प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सारी फैसिलिटीज़ अगर हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे तो कैटल्स हैं वो, उनसे ईल्ड है वो डेफिनेटली बढ़ती है। तो एनिमल हस्बेंड्री के टाइम पर हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। एनिमल हस्बेंड्री है उसकी वो रिजल्ट हुई है जिसे हम वाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने में। ठीक है, अब जो एनिमल हस्बेंड्री है उसको वाइट रिवॉल्यूशन में रिलीज़ हुई है। जो हमारे फूड के जो नेक्स्ट सोर्स है जिस एनिमल्स जिन पे हम डिपेंड होते हैं वो हमारे जैसे वो पोल्ट्री बर्ड्स, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म या वो बर्ड्स जिनसे हम चिकन है वो लेते हैं। इनमें बेसिकली जैसे फाउल्स हैं, हॉक्स हैं और हैंस या कॉक हैं वो ऑर्गेनिज्म आते हैं, बट स्पेसिफिकली इसमें हैंस हैं। हैंस को एग के लिए, हैचिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और जो कॉक्स हैं उन्हें जनरली चिकन के लिए यूज़ किया जाता है। फाउल एंड हॉक्स हैं उन्हें भी चिकन है उस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो फूड प्रोडक्शन है या जो हम चिकन प्रोडक्शन है उसे बढ़ा सकते हैं, एग प्रोडक्शन है उसे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रियरिंग करते हुए हम सबसे पहले ध्यान यही देना है कि जो भी क्वालिटीज़ हम वैराइटीज़ हम रियरिंग के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं वो उसकी बेस्ट वैरायटी होनी चाहिए, कि उसकी ईल्ड है वो मैक्सिमम होनी चाहिए और वो डिज़ीज़ के लिए रेजिस्टेंट होनी चाहिए। अगर डिज़ीज़ के लिए रेजिस्टेंट नहीं होगी तो डिज़ीज़ की वजह से हो सकता है उनकी डेथ भी हो जाए, और तो उस केस में क्या होगा, हमें इकोनॉमिक लॉस के साथ साथ हमारे फूड रिसोर्सेज उन्हें भी लॉस होता है। ठीक है, उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो बेस्ट ब्रीड्स हैं उन्हें सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो बर्ड्स हैं उनका प्रॉपर इम्यूनाइजेशन भी करा सकते हैं, यानी कि हम उन्हें डिजीज़ रेजिस्टेंस है उसके लिए अगर अवेलेबल है तो हम उन्हें प्रॉपर वैक्सीन दे सकते हैं। जैसे जो कॉक्स हैं या चिकन बर्ड्स हैं उनमें जनरली बर्ड फ्लू जो कि एक वायरस डिज़ीज़ है, काफ़ी कॉमनली आउटब्रेक हुआ था ये। ठीक है, और बर्ड फ्लू है इसके बारे में बोला जाता है कि जो स्वाइन फ्लू है वो बर्ड फ्लू की ही एक फॉर्म है, उससे निकल के आने की ज़ूनोटिक इसकी फॉर्म है वो स्वाइन फ्लू कॉज करती है। ठीक है, तो प्रॉपर अगर हम इन ऑर्गेनिज्म है इनको प्रॉपरली अगर हम रियर करें, इनकी प्रॉपर केयर करें और इनका प्रॉपर इम्यूनाइजेशन करें, सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो हम डेफिनेटली हमारे जो पोल्ट्री फार्म है उसकी हेल्प से हम जो भी हमारे जो ऑर्गेनिज्म की रियरिंग है या जो हमारे जो प्लांट वहाँ से फूड प्रोडक्शन है उसे हम डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तो सारी जनरल सी बातें कि जो चीज़ें अवेलेबल हैं हम उनसे वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं हम उनसे बेस्ट कुछ बना भी तो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो एनिमल ब्रीडिंग आता है। एनिमल ब्रीडिंग यानी कि उन ऑर्गेनिज्म को ब्रीड कराना और रिप्रोड्यूस कराना। ठीक है, लेकिन इस तरीके से कराना क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी है वो खुद ब खुद वो जो उनके यंग वंस जो होंगे, उनकी अपकमिंग जनरेशन जो होगी उसमें खुद ब खुद इनकी क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, तो ब्रीडिंग है वो जनरली दो टाइप की होती है, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। पहले बात करते हैं इन ब्रीडिंग की। इन ब्रीडिंग वो होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी ही ब्रीड और अपनी ही वैरायटी के ऑर्गेनिज्म हैं उनके साथ वो ब्रीड करते हैं। ठीक है, यानी कि अपनी ही वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ वो ब्रीड करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उनके कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रिजर्व रहते हैं, यानी कि कोई कंटामिनेशन नहीं होती किसी भी फॉरेन जीन की, और उनके जो कैरेक्टर्स है वो प्रिजर्व रहते हैं और वही कैरेक्टर हर जनरेशन टू जनरेशन में ट्रांसफ़र होते चलते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या आता है कि यहाँ कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होता तो कोई वेरिएशन भी नहीं होती। अगर कोई वेरिएशन नहीं होगी तो इवोल्यूशन के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं एक तो। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि अगर वही कैरेक्टर्स सेम कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, तो वहाँ रिसेसिव फैक्टर्स हैं वो बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, और वही कैरेक्टर्स जनरेशन टू जनरेशन जब ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि वही सेम अलील्स वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो हम उन्हें तो वो रिज़ल्ट होते हैं होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी यानी कि रिसेसिव अलील्स हैं उनका पेयर में आना। ठीक है, और रिसेसिव अलील जब पेयर में होंगे तो वो क्या करेंगे, किसी न किसी रिसेसिव ट्रेट की अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो होमोजाइगोसिटी
है वो जनरली जो इसमें रिसेसिव कैरेक्टर्स जो अपीयर होते हैं उनके लिए हम पर्टिकुलर टर्म यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यानी कि इनब्रीडिंग में या एक ही पर्टिकुलर ब्रीड के अंदर ब्रीड करने से जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उनके कैरेक्टर्स का जो लॉस होता है, उनमें रिसेसिव कैरेक्टर्स जो अपीयर होते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो बढ़ती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म है उनकी फर्टिलिटी रेट है वो तो कम होती ही होती है, उस ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्टिविटी पे भी इसका एडवर्स इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आता है आउट ब्रीडिंग। ये बेटर होता है इन ब्रीडिंग से, ठीक है। आउट ब्रीडिंग यानी कि या तो दो डिफरेंट ब्रीड्स में ही हम ब्रीडिंग कराएं, या अगर हम एक कॉमन या किसी भी सेम ब्रीड में ब्रीडिंग करा रहे हैं तो उनके लगभग पिछले 4 से 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें जनरली बेसिक 2 टाइप की होती है ये, आउट क्रॉसिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग। आउट क्रॉसिंग यानी कि क्रॉस से जो बाहर होगा। एक क्रॉस क्या होता है, एक पर्टिकुलर फैमिली की जेनेटिक हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए हम लेते हैं। तो आउट क्रॉसिंग यानी कि वो ब्रीडिंग पैटर्न जिसमें 4 से 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा, और वहाँ अगर हम ऐसी सेम ब्रीड के ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ब्रीडिंग कराते हैं तो वो क्रॉस ब्रीडिंग का ही एग्जाम्पल होता है और उसे हम आउट क्रॉसिंग बोलते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है कि जो 2 डिफरेंट ब्रीड्स हैं अगर हम उनकी ब्रीडिंग कराएंगे तो वहाँ डेफिनेटली क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगी ही होगी और रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगी और नए कैरेक्टर्स हैं वो अपीयर होते हैं। तो यहाँ हम जो बेस्ट क्वालिटीज़ हैं उनको अगर हम ब्रीड कराते हैं तो हमारे पास जो बिल्कुल सुपीरियर जो उसकी क्वालिटी है वो वहाँ से निकल के आती है, ठीक है। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ब्रीड्स क्या होती हैं, एक ही स्पीशीज़ की अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं कि अब तक हम एक ही स्पीशीज़ की बात कर रहे थे। इंटरस्पेसिफिक यानी कि अगर हम दो अलग अलग स्पीशीज़ जब आपस में अगर ब्रीड करती हैं तो वो भी क्या होगा, किसी न किसी नई स्पीशीज़ में रिजल्ट होते हैं और जिसे हम उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम हाइब्रिड बोलते हैं कि जो 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के कॉम्बिनेशन से बने हैं वो हाइब्रिड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूलिस का फॉर एग्जांपल ले सकते हैं जो कि जो मेयर एंड डंकी है उसका फ्यूज़न होता है। इसी तरीके से हिनी भी होता है। कंट्रोल ब्रीडिंग क्या होती है, इन ब्रीडिंग है, आउट ब्रीडिंग है, वो नेचर में रैंडमली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि हम उन्हें कंट्रोल नहीं करते हैं। अब कंट्रोल्ड ब्रीडिंग है यानी कि हम अपनी मर्जी से ऑर्गेनिज्म को ब्रीड कराते हैं, हम उन्हें ब्रीडिंग के लिए रैंडमली नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या होगा कि हम अपनी मर्जी से अपने डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स के जीन्स या गैमेट्स उनमें इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो जनरेट हो सकें। इसमें है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसको AI से भी एब्रीवेट किया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंसेमिनेट करना क्या होता है, सीमन को इंसर्ट करना, यानी कि फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में अपने डिज़ायरेबल मेल है या जो सिलेक्टेड मेल है उसका सीमन जब हम आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को ही एक और मेथड फॉलो करता है जिससे 3 नंबर तक के क्वेश्चंस हैं वो निकल के आते हैं, MOET। सिंपली आपसे इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी पूछ ली जाती है, या मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र क्या होता है, या वो कौन सी स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू हम एक हर्ड में कैटल से जो है रिप्रोड्यूस है वो करा सकते हैं। MOET एक्चुअली उन पर्टिकुलर कैटल्स के लिए ये ट्रुथफुल है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, यानी कि वो कैटल जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, जो एग प्रोड्यूस नहीं करती हैं, ऐसे कैटल्स के लिए ये बेनिफिशियल होता है। हम ऐसे कैटल्स का एक हर्ड सिलेक्ट करेंगे जहाँ बहुत कम एग लेइंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो बिल्कुल एग जो प्रोड्यूस हैं वो बहुत कम ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं। जिन पर्टिकुलर कैटल के ग्रुप में से जिस पर्टिकुलर कैटल में जो एग प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी होगी, हम उस कैटल को वहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम क्या होगा उसे हार्मोन्स का डोज देंगे
और जैसे ही उसका ओव्यूलेटरी फेज होगा तो उसमें मल्टीपल ओव्यूल्स हैं वो रिलीज़ होंगे, यानी कि बहुत सारे ओवा हैं उसमें वो रिलीज़ होते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है। ठीक है, यानी कि हार्मोन्स के डोज को फेज को फॉलो करता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू हम स्पर्म्स हैं वो इंसर्ट कर रहे हैं, ओवा हम रिलीज़ करा चुके हैं, स्पर्म्स हैं वो के साथ फ्यूज़ होंगे। जितने ओवा होंगे उतने ही क्या होंगे, जाइगोट बनेंगे, और उतने ही क्या होंगे, एम्ब्रियो बनेंगे। अब ये जो एम्ब्रियोनिक फेज पे है, यानी कि जो इसकी ये 32 एज सेल तक के स्टेज पर जब होता है, इस एम्ब्रियो को हम इस पर्टिकुलर फीमेल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जो वो हर्ड में जो कैटल्स जो एग नहीं प्रोड्यूस कर रही हैं, इन एम्ब्रियोज को हम उन हर्ड की कैटल्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसी वजह से मल्टीपल ओव्यूलेशन, हार्मोन्स की डोज की हेल्प से हम मल्टीपल ओवा हैं वो रिलीज़ कराते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, फिर फर्टिलाइजेशन कराते हैं उस पर्टिकुलर कैटल में, और एम्ब्रियो को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते जो इनफर्टाइल कैटल्स हैं उनमें हम उन्हें ट्रांसफ़र कर देते हैं। इनके जो इनफर्टाइल कैटल्स का हर्ड है उन कैटल्स में हम इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी वजह से मल्टीपल ओव्यूलेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसके बाद आता है बी कीपिंग, हनी बीज, उनसे हम हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं। हनी के साथ साथ बी वैक्स है वो भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, और बी वैक्स उसका कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, हनी है उसका भी जो मेडिकल इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री उसमें काफ़ी यूज़ होता है, और ये हमारे फूड का भी काफ़ी अच्छा सोर्स होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हनी बीज को रियर करने के लिए हमें बी हाइव्स चाहिए होते हैं। बी हाइव्स हम स्पेशल केजेस होते हैं जिनमें हम बीज हैं उन्हें रख सकते हैं। अब जो भी अगर हम बी कीपिंग करने के लिए जा रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों का जो है हमें अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहला ये कि हम किस पर्टिकुलर ब्रीड को हमें सिलेक्ट करना है, या किस पर्टिकुलर ब्रीड की हमें रियरिंग करनी है। तो इनकी सबसे पहले हमें अपनी डिज़ायर्ड ब्रीड है वो सिलेक्ट करनी है, तो सुपर ब्रीड को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर उन ब्रीड्स को हम कल्टीवेशन के लिए बी हाइव्स में लेके जाएंगे। बी हाइव्स में बी हैं उनको रियर करना ये एपीकल्चर भी कहलाता है। ठीक है, जो जनरली हनी बी जो इंडिया में कल्चर की जाती है वो है एपिस इंडिका, इंडियन हनी बी है जो बहुत वाइडली कल्चर की जाती है। ठीक है, ये यहाँ मैंने मेंशन भी किया हुआ है इसको। जो एपीकल्चर के थ्रू हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है कि बी हाइव्स हैं उनके लिए कोई प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई ना कोई फ्लावरिंग एरिया उनके लिए अवेलेबल होना चाहिए, वेजिटेशन अवेलेबल होना चाहिए, ताकि जहाँ से वो जूसीज हैं, जो भी नेक्टर है वो एब्जॉर्ब कर सके और उसे हनी में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, हमें हनी बी के बिहेवियर के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, यानी कि एक हल्का से इसका छोटी सी ट्रेनिंग दी जाती है वो ज़रूर अटेंड करनी चाहिए कि किस तरीके से हनी बीज है उन्हें बी हाइव्स में रखना है, हनी है उसे कैसे वहाँ से हार्वेस्ट करना होता है, हनी बीज को भी कोई डैमेज ना पहुँचे, और हनी बीज उनके आगे और फर्दर प्रॉपर केयर है वो किस तरीके से की जानी चाहिए। ठीक है, अल्टरनेट सोर्स में आते हैं एक और हमारे फिशेज़, जो कि फूड का अच्छा सोर्स है। तो फिशरीज़ वो साइट्स जहाँ हम फिशेज़ हैं उन्हें कल्टिवेट कर सकते हैं। फिशरीज़ हैं वो एक्वाटिक ही होती हैं, फ्रेश वाटर हो सकती हैं, मैरीन वाटर हो सकती हैं। फ्रेश वाटर है वो आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और वो नेचुरल भी हो सकते हैं। नेचुरल में जैसे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, आर्टिफिशियल में पॉन्ड्स आ सकते हैं, कोई हमारा जैसे पैडी फील्ड है वो भी इसमें आ सकता है इसके एग्जाम्पल में। फ्रेश वाटर की फिशेज़ हैं जैसे बेसिकली कॉमन कार्प है, जैसे है, ठीक है, लेबियो है, कैटला है, सिरहीना मृगला है, ये सारी क्या हैं फ्रेश वाटर के फिशेज़ हैं। ठीक है, मैरीन वाटर है, इनको हम जनरली इन फिशेज़ को हम ओशियन से उन्हीं से आइसोलेट करते वहीं से हम इन्हें निकालते हैं। इनमें जैसे हिल्सा है, सार्डीन्स है। ठीक है, जो हनी बीज हैं उनको हम एपीकल्चर में लेते हैं। इसी तरीके से जब हम फिशेस को रियर करते हैं तो फिश रियरिंग है वो स्पेसिफिकली
पिस्सीकल्चर कहलाती है। पिस्सीकल्चर है, इसके पानी हमें चाहिए ही होता है। पिस्सीकल्चर के साथ साथ एक और टर्म पॉपुलर हो रही है, एक्वाकल्चर, यानी कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की रियरिंग हो सकती है। पिस्सीकल्चर में हम सिर्फ और सिर्फ फिशेस को करते हैं, जबकि एक्वाकल्चर में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है। जैसे हम ऑयस्टर्स हैं, उनको पर्ल इंडस्ट्री के लिए कल्चर करते हैं, वो पर्ल बनाते हैं सैंड से। पिस्सीकल्चर है, फिशेस के लिए रियर करते हैं। इसके अलावा एक्वाकल्चर में प्रॉन्स हैं, उन्हें भी कल्चर किया जाता है, जो कि फूड का काफ़ी अच्छा सोर्स होते हैं। जनरली वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा इसे फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब प्लांट में जैसे जो ब्रीडिंग है, प्लांट ब्रीडिंग है, उसको हम किस तरीके से एनहांस कर सकते हैं, किस तरीके से उसे हम मैक्सिमाइज जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए है जैसे हमारे पास है जो ब्रीडिंग है प्लांट्स में, वो हम कैसे कैसे कर सकते हैं। प्लांट में ब्रीडिंग है, उसमें हम सबसे पहले प्लांट ब्रीडिंग के मेथड्स में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स आते हैं या कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान में रखना होता है। इसमें आता है सबसे पहले अवेलेबिलिटी, जो पर्टिकुलर जीन है उन सबको एक स्कैन करना। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे पास जीन्स अवेलेबल हैं उन्हें स्कैन करना। ठीक है, अवेलेबिलिटी या हम उसकी पर्टिकुलर जीन स्कैनिंग है वो भी बोल सकते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर जीन के जो टोटल अलील्स प्रेजेंट हैं, उन सभी अलील्स को जब हम कलेक्ट कर लेंगे तो हम वहाँ से बेस्ट अलील्स हैं उन्हें आइसोलेट कर सकते हैं एग्जामिन करके। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन है जीन्स का, अलील्स का, इसको हम बोलते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन। ठीक है, तो ये हम प्लांट ब्रीडिंग के अंडर करते हैं। अब तक हम एनिमल ब्रीडिंग है उस पे चल रहे थे, तो हमारे फूड के लिए हम एनिमल से ज़्यादा प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग है, उसमें मॉडिफिकेशन करके हम इजीली अपनी फूड रिसोर्सेज हैं उन्हें एनहांस कर सकते हैं। तो प्लांट्स हैं उनमें हम फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, तो प्लांट ब्रीडिंग को हम इस तरीके से करें कि उनके जो कैरेक्टर्स हैं, उनमें जो बेनिफिशियल कैरेक्टर्स हैं वो हम इजीली जनरेट कर सकें। तो इन स्टेप्स में सबसे पहले आता है हमारे पास जो भी जर्म प्लाज्म कलेक्शन। यानी कि जर्म प्लाज्म क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के टोटल जीन्स के अलील्स की जो टोटल पॉपुलेशन है वो उसका जर्म प्लाज्म कहलाती है। अगर हम उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के उन सभी अलील्स को कलेक्ट कर लेते हैं तो वो जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहलाता है। और उनमें कौन सा अलील किस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर हमारे पास ये डेटा आ जाता है तो वो ईजिली वहाँ से बेस्ट अलील है उसको आइसोलेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, यानी कि बेस्ट अलील जिस पर्टिकुलर पेरेंट का होगा उन पर्टिकुलर पेरेंट्स को हम जो हमारे उसी पर्टिकुलर पेरेंट के अंदर हमारे मैक्सिमम डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं वो प्रेजेंट होंगे और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम पेरेंट के तौर पर वहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आता है जो सिलेक्टेड पेरेंट, हमने जिन पेरेंट्स को हमने सिलेक्ट किया उनके अमंग हाइब्रिडाइजेशन है वो कराना। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुपर पेरेंट्स हैं उन्हें हम सिलेक्ट करते हैं, यानी कि जिनके अलील्स बेस्ट होंगे हम उन पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद उनमें हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, यानी कि उनका न्यूक्लियर फ्यूजन कराते हैं, उनकी सेल्स को फ्यूज़ कराते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर सेल के अंदर आ जाए और ये वो सेल्स जिसमें दोनों सेल्स के कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं, यानी कि जो दो या दो से ज़्यादा सेल्स का फ्यूज़न होता है वो हाइब्रिड कहलाता है। ठीक है, अब वहाँ से क्या होगा, अब हमने हाइब्रिडाइजेशन करा दी है, ज़रूरी नहीं है कि सारे सेल्स हैं वो हाइब्रिड बने ही बने, तो उनमें से कुछ एक सेल बनती हैं कुछ एक नहीं भी बनती। हाइब्रिड सेल्स हैं उन्हें हम रिकॉम्बिनेंट सेल भी बोलते हैं, बिकॉज रिकम्बाइन उसमें दो अलग अलग जेनेटिक कंटेंट है वो
फिर से कंबाइन होके एक सिंगल जेनेटिक कंटेंट की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं उन्हें हम आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि रिकॉम्बिनेशन के बाद हम जो भी हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं उससे पहले हम कोई ना कोई मार्कर देते हैं। जैसे हमने कोई डाई ही डाल दी कि अगर दोनों जेनेटिक कंटेंट फ्यूज़ होंगे तो ये डाई ये पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करेगी, या हम कुछ भी ऐसा कोई फ्लोरेसेंट डाल देते हैं कि जैसे ही इनका फ्यूज़न होगा तो ये इस पर्टिकुलर कलर से फ्लोरिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी पर्टिकुलर मार्कर यूज़ कर सकते हैं, और जिन जिन सेल्स में न्यूक्लियर फ्यूज़न होगा, यानी कि जिन जिन में रिकॉम्बिनेशन होगा उनमें वो मार्कर्स हैं वो अपीयर होंगे, और उन पर्टिकुलर मार्कर्स की हेल्प से हम जो भी हमारे रिकॉम्बिनेंट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमारे रिकॉम्बिनेंट बन गए हैं तो उसके बाद हम उन रिकॉम्बिनेंट जो सेल्स हैं उन्हें लार्ज स्केल्स पर कमर्शियल पर्पज़ के लिए हम उन्हें कल्चर करते हैं, और वहाँ से हमारे वो एक बार कमर्शियल पर्पज़ के लिए कल्चर होना स्टार्ट हो गया तो उसके बाद हम उनका कमर्शलाइजेशन और वो हमारी मार्केटिंग के लिए रेडी होते हैं, ठीक है, यानी कि हम उनको सीड्स तक अल्टीमेटली पहुँचा चुके होते हैं। अब इंडिया में हाइब्रिड्स की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? अब इंडिया है उसकी पॉपुलेशन है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि वो चाइना को भी पीछे छोड़ने को है अभी, ठीक है। तो इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन में लैंड है वो तो रिप्रोड्यूस नहीं कर रही है, लैंड पार्ट है वो तो नहीं बढ़ रहा है, तो यानी कि क्रॉप लैंड है उसका प्रोपोर्शन पर इंडिविजुअल है वो कम ही होता चल रहा है। तो इसकी वजह से पर इंडिविजुअल जो अवेलेबल फूड है वो भी तो कम हो रहा है। तो इसी वजह से हाइब्रिड जो वैरायटीज़ हम बनाते हैं उसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्लांट्स के बेनिफिशियल कैरेक्टर्स को हम पुट करते हैं, ठीक है, यानी कि हम उन बेनिफिशियल कैरेक्टर्स को हम ध्यान में रखते हैं। तो किसी भी क्रॉप के हम बेनिफिशियल कैरेक्टर्स के लिए अगर हम किसी पर्टिकुलर क्रॉप का हाइब्रिड बना रहे हैं तो हम सबसे पहले ये देखेंगे उसकी ईल्ड है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसकी ईल्ड ज़्यादा होगी तो ही वो हमारी फूड रिक्वायरमेंट्स उन्हें कम्पीट कर पाएगी। तो इसी वजह से हम जो फूड शॉर्टेज है उसे ओवरकम करने के लिए हायर ईल्ड की वैरायटीज़ हैं वो डेवलप करते हैं ताकि फूड स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम है वो जो है वो ख़त्म हो सके, ठीक है। और फिर जो हाइब्रिड क्रॉप्स की अगर हम बात करें जो अब तक बेसिकली कुछ एक बहुत वाइडली यूज़ होने वाली क्रॉप्स जिन्हें फूड के तौर पर यूज़ करते हैं वो डेवलप हुए इनमें, जैसे कि वीट है, वीट की सेमी ड्वार्फ यानी कि वीट की वैरायटीज़ होती है। एक तो बहुत ही ड्वार्फ होती है और एक बहुत टॉल होती है, ठीक है। ड्वार्फ है वो उसकी रिसेसिव होती है, टॉल है वो उसकी जैसे डोमिनेंट होती है। टॉल है उसमें जो है उसकी स्टॉक बड़ी होने की वजह से उसमें एनिमल्स के लिए फॉडर तो ज़्यादा होता है लेकिन उसकी ईल्ड उतनी ज़्यादा नहीं होती। ड्वार्फ है उसकी ईल्ड अच्छी होती है लेकिन उसमें फॉडर नहीं मिलता, तो हम उसकी सेमी ड्वार्फ वैरायटी है वो जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे पास ज़्यादा वेस्ट भी ना निकले और जो हमारी जो प्रोडक्शन है वो भी क्या हो, ईल्ड है वो भी मैक्सिमम हो। तो इसी वजह से जो सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़ हैं वीट की वो डेवलप की गई हैं। जैसे इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट में जैसे जो नॉर्मन ई बारलॉग हैं उन्होंने वीट है उसकी फर्स्ट सेमी ड्वार्फ जो वैरायटी है वो डेवलप की है। मेज़ इम्प्रूवमेंट इन मैक्सिको है उसने भी वीट है उसी की जो वैरायटी उसे डेवलप किया है। इंडियन वैरायटीज़ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वैरायटीज़ हैं कल्याण सोना एंड सोनालिका जो कि 1963 में डेवलप की गई थी, ठीक है। नॉर्मन ई बारलॉग हैं, इन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन के उसमें जनक के तौर पर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी इन्हें मानते हैं। राइस की अगर हम वैरायटीज़ की बात करें जैसे IR8 है जो कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस है उसने ये डेवलप किया है। ताइचुंग नेटिव 1 है ताइवान में जो कि बहुत ही हाई यील्डिंग वैरायटीज़ होती हैं राइस की बेस्ट क्वालिटी के लिए ये काउंट करती हैं। अगर हम इंडियन वैरायटीज़ की बात करें तो जया एंड रत्ना है वो इंडियन वैरायटीज़ हैं जिनकी यील्ड है काफ़ी अच्छी होती है। शुगर केन है उसे भी हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, जनरली से शुगर प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। तो शुगर है उसके जैसे 2 बेसिक वैरायटीज़ हैं वो ग्रो की जाती हैं, सैकरम बारबेरी और सैकरम ऑफिसिनेरम। बारबेरी है वो नॉर्दर्न इंडिया में होता है, ऑफिसिनेरम है वो साउदर्न इंडिया में होता है। बट बारबेरी है उसका स्टेम वीक होता है और उसमें शुगर कंटेंट है वो भी कम होता है, तो उसकी यील्ड है वो अपने आप ही कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन वो उसकी जो टेंडेंसी क्या है कि वो नॉर्थ इंडिया में ग्रो कर सकता है। ऑफिसिनेरम है उसमें थिक स्टेम होती है,
हाई शुगर कंटेंट होता है, बट उसकी लिमिटेशन है कि वो साउथ में ग्रो कर सकता है, नॉर्थ में नहीं ग्रो कर सकता है। तो जो सैकरम बारबेरी के वो जीन्स जो उसे नॉर्थ रीजन में या नदर्न रीजन में ग्रो करने के लिए कैपेबल करते हैं, उन जीन्स को, और जो सैकरम ऑफिसिनेरम के हाई एल्डिंग जीन्स हैं, उन सबको मिलाकर एक नई वैरायटी ही डेवलप कर दी जो कि इजीली नॉर्थ इंडिया में ग्रो कर सकती है। तो शुगर केन है उसका भी हाइब्रिड है वो बन चुका है। हम ये तो हाई ईल्ड है, सिर्फ ईल्ड को ध्यान में रखकर जो है हम हाइब्रिड्स हैं उनकी बात कर रहे थे। तो क्या प्लांट की, अगर प्लांट्स हैं उन्हें डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट बना तो क्या उसकी ईल्ड है वो अच्छी नहीं होगी? तो हम प्लांट को डिजीज़ रेजिस्टेंट बना के भी क्या कर सकते हैं, उनकी ईल्ड है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे ह्यूमंस को पैथोजन अटैक करते हैं, वैसे ही प्लांट्स हैं उन्हें भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, जैसे रस्ट है, ठीक है, प्लांट्स हैं उन पे जैसे एक जंग जैसे स्ट्रक्चर्स हैं वो अपीयर होते हैं, ब्लाइट जैसे आपने पोटैटो में देखा होगा, अंदर ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ जैसे उसमें ग्रो करता है, ठीक है। रोट के बहुत सारे क्रॉप्स हैं जिनमें कि जैसे रेड रोट होता है, जैसे शुगर केन में जनरली हम देखते हैं, ठीक है, उनमें। और इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं जो कि बहुत सारे पेस्ट हैं वो कॉज करते हैं। तो हम क्रॉप्स हैं अगर हम उन्हें रेजिस्टेंट बना देंगे तो उससे क्या होगा, हमारी क्रॉप्स उनकी यील्ड है वो नेचुरली बढ़ जाएगी। तो क्रॉप्स हैं उन्हें रेजिस्टेंट बनाने के लिए दो मेथड होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन मेथड जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें जर्म प्लाज्म कलेक्शन से लेकर कमर्शलाइजेशन तक के स्टेप्स हमने जो है इसके कवर किए थे। इसके अलावा ऐसे म्यूटेशन मेथड भी आता है। म्यूटेशन मेथड के थ्रू यानी कि हम उसमें जीन्स हैं उनको म्यूटेट अगर हम कर दें, जीन्स हैं उनकी हम जो सीक्वेंस है वही चेंज कर दें तो पर्टिकुलर पेस्ट उसे अफेक्ट नहीं कर पाएगा और डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि म्यूटेशन मेथड है उसको यूज़ करके भी हम यूज़ कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मेथड है वो कन्वेंशनल मेथड है कि बहुत वाइडली यूज़ होता है, सदियों से चला आ रहा है, ठीक है, यानी कि वो लंबे टाइम से। म्यूटेशन मेथड है वो थोड़ा नया है, मॉडर्न अप्रोच है ये, ठीक है। तो म्यूटेशन मेथड है उसके थ्रू भी हम ईजिली जो है रेजिस्टेंट है वो जनरेट कर सकते हैं। तो जो म्यूटेशनल मेथड्स के थ्रू जो रेजिस्टेंट जनरेट किए गए हैं, जैसे मूंग बीन में है, इसमें येलो मोज़ैक वायरस जो कि इसमें ट्यूमर कॉज करता है, उसके लिए क्या पाउडरी मिल्ड्यू है, ठीक है, उनके लिए इसमें रेजिस्टेंट है वो जनरेट हो चुका है। भिंडी है जिसे हम ओकरा भी बोलते हैं, उसमें येलो मोज़ैक वायरस के लिए, और इसमें जो जैसे ही भिंडी है उसमें येलो म्यूटेशन मेथड की हेल्प से येलो मोज़ैक वायरस के लिए उसने रेजिस्टेंट हमने डेवलप करने की कोशिश की, तो भिंडी है उसकी एक नई वैरायटी निकल के आती है जिसे हम परभाणी क्रांति भी बोलते हैं। अगर हम और वैराइटीज़ की बात करें जिनमें डिजीज़ रेजिस्टेंट है वो जनरेट हो चुका है, जैसे वीट है, वीट की हिमगिरी वैरायटी है वो लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट यानी कि लीव्स हैं, लीव्स पे जो रस्ट लगता है वीट के वाइट वाइट सा रस्ट होता है उसके लिए वो रेजिस्टेंट फंगल इन्फेक्शन होता है बेसिकली, उसके लिए वो अपने आप को रेजिस्टेंट बना चुकी है। हिल बर्ट है उसके लिए भी वो रेजिस्टेंट है। ब्रासिका यानी कि जो हमारी मस्टर्ड है वो वाइट मस्ट के लिए अपने आप को रेजिस्टेंट है वो इसमें इसकी वैरायटी है वो जनरेट कर चुके हैं, डेवलप कर चुके हैं। कॉलीफ्लावर है उसकी पूसा शुभ्रा एंड पूषा स्नोबॉल K1 है, पूषा जो शुभ्रा है वो ब्लैक रोट के लिए है और स्नोबॉल K1 है वो कर्ल ब्लाइट ब्लैक रोट के लिए रेजिस्टेंट है, ठीक है। काउपी है वो उसकी वैरायटी पूजा कोमल जो कि बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट है। चिली पूजा सदाबहार इसकी वैरायटी है जो कि चिली मोज़ैक वायरस, टोबैको मोज़ैक वायरस और लीफ कर्ल तीनों ही डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट होती है। ये टेबल है, इसको याद करना, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस हैं वो जनरली पूछे जाते हैं। तो वैरायटी दे दी जाएगी कौन सी डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट है, या इस क्रॉप की कौन सी वैरायटी इस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट है, या इस क्रॉप की एक वैरायटी है वो कौन कौन सी डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बनते हैं वो। रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट के लिए भी अगर हम डिजीज़ के साथ साथ अगर हम उन
पेस्ट के लिए उन्हें रेजिस्टेंट बना दें तो क्या होगा, तो भी जो हमारी पेस्ट हैं वो क्रॉप से फीड नहीं कर पाएंगे और वो उनके लिए रेजिस्टेंस जनरेट कर लेंगे, तो हमारी क्रॉप की ईल्ड है वो खुद ब खुद बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें जो बेसिकली जो क्रॉप पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट जिनमें जनरेट किया गया उनमें जैसे कि ब्रासिका की वैरायटी पूसा गौरव जो कि एफिड्स के लिए है। ठीक है, फ्लैट बीन है, पूसा सेम 2, पूसा सेम 3, जैसिड्स एफिड्स और फ्रूट बोरर जो कि फ्रूट को डैमेज करता है, जैसिड एफिड्स जो हमें कीट पतंगे जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, ओकरा भिंडी में जैसे पूसा सावनी है, पूसा A4 है, शूट एंड फ्रूट बोरर के इनमें रेजिस्टेंट है वो जनरेट हो चुका है, या ये वैरायटी उनमें ये रेजिस्टेंट है वो प्रेजेंट होता है। अब हम जब फूड रिसोर्सेज हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो यहाँ से एक टर्म निकल के आती है बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन है वो जोर देती है कि जो ब्रीडिंग क्रॉप्स हैं, यानी कि जो क्रॉप्स जिन्हें हम फूड के लिए कल्टीवेट कर रहे हैं, उन क्रॉप्स की हम इतना लेवल उनमें एटलीस्ट मेंटेन रहे कि हमारी जो मिनिमल जो हमारी जो लिमिट है इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स के या न्यूट्रिएंट्स के रिक्वायरमेंट की, वो हमारे उससे कंप्लीट हो चुके। अगर हम इन न्यूट्रिएंट की उसके अंदर कंसंट्रेशन या उन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के उसके पर पार्ट में कंसंट्रेशन या उससे जो ईल्ड है वो बढ़ जाए तो क्या होगा, हमारा जो न्यूट्रिशनल लेवल है उसमें काफ़ी सुधार हो सकता है। अब कौन कौन से वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं और हेल्दियर फैट्स हैं, अगर इनकी वहाँ कंसंट्रेशन को, इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना इसका बेसिक गोल है। और यही क्या कहलाता है, इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना ही क्या कहलाता है, बायो फोर्टिफिकेशन। ठीक है, ये जोर देता है प्रोटीन कंटेंट के और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, ऐसे ऑयल कंटेंट, वाइटामिन कंटेंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल और प्लांट हैं वो हमारे चीफ सोर्सेज होते हैं फूड के, लेकिन हम अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है बहुत और भी ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू हम इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे हम प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन के लिए हम या तो मीट है या एग्स हैं या फिर पल्सेस हैं, उन पे डिपेंड करते हैं। लेकिन प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव सोर्स प्रेजेंट है जिसे हम सिंगल सेल प्रोटीन या SCP भी बोलते हैं। SCP है ये ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर आता है। साइनोबैक्टीरिया के अंदर आता है तो वो जो है फोटो ऑटोट्रोपिक है। ठीक है, यानी कि वो अपना फूड सिंथेसाइज कर सकता है। तो ये स्पाइरुलिना बैक्टीरिया है, ये अपना फूड सिंथेसाइज कर सकता है। तो ये प्रोटीन्स हैं उनको हाई अमाउंट में स्टोर करता है, यानी कि प्रोटीन रिच होता है। ठीक है, एक छोटा सा स्पाइरुलिना है, यानी कि जो 250 ग्राम स्पाइरुलिना है वो 25 kg जो काऊ या जो हम मीट की बात अगर करें उसकी इक्विवेलेंट प्रोटीन है वो प्रोवाइड कराता है। तो स्पाइरुलिना है ये, इसको हम जो हमारी डाइट में या जो सप्लीमेंट्री डाइट है उसके तौर पर हम इसे इजली यूज़ कर सकते हैं ताकि प्रोटीन है उसकी कमी को पूरा किया जा सके। इसके साथ ही एक और है मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, इस ये है अप्रोक्स 25 टन्स ऑफ प्रोटीन है वो प्रोड्यूस करने की इसकी कैपेबिलिटी होती है, बहुत इसकी जो प्रोडक्टिविटी है बहुत हाई होती है। इसके साथ ही एक और नई टर्म आती है। इन सब के साथ साथ हम कुछ एक ऐसी टेक्निक्स हैं उनको भी डेवलप कर सकते हैं जिनकी हेल्प से हम एक छोटे टाइम के अंदर, थोड़े टाइम के अंदर इजीली प्लांट्स हैं उन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो वो टेक्निक है हमारी टिश्यू कल्चर। कल्चर यानी कि ग्रो करना, किसे ग्रो करना, टिश्यू को। किस में ग्रो करना, एक कंप्लीट प्लांट में। ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल कंडीशंस में लैब के अंदर प्लांट के किसी पर्टिकुलर पार्ट या किसी पर्टिकुलर टिश्यू से एक कंप्लीट प्लांट डेवलप करना क्या कहलाता है, प्लांट टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर है वो बेसिकली प्लांट्स में ही सक्सेसफुल है, एनिमल्स में सक्सेसफुल इतना ये नहीं है। ठीक है, टिश्यू कल्चर किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है, टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी है किसी भी सेल की वो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उस प्रॉपर्टी के बेसिस पर अगर कोई भी सेल एक कंप्लीट इंडिविजुअल में ग्रो करने के कैपेबल होती है तो वो सेल टोटीपोटेंट कहलाती है। और सेल की इसी प्रॉपर्टी को हम टोटीपोटेंसी बोलते हैं और यही बेसिस बनाती है टिश्यू कल्चर का। ठीक है, प्लांट का वो पार्ट या वो टिश्यू जिसे हम अपने टिश्यू कल्चर में रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं वो
प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक है, टिश्यू कल्चर है। टिश्यू कल्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, टिश्यू हमने ले लिया, कि एक्सप्लांट हमने ले लिया है, लेकिन उस एक्सप्लांट को ग्रो करने के लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर मीडियम भी तो चाहिए। तो ये मीडियम क्या होता है, इसको मीडियम की बजाय हम मीडिया ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। मीडिया है वो एक केमिकल फॉर्मुलेशन होती है जो कि हम जो प्लांट के लिए वेरियस न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनकी हम एक आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं। इसमें उन सारे न्यूट्रिएंट्स को हम एक फिक्स रेशियो में डालते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो प्लांट के वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं उनका हम एक फिक्स रेशियो में आर्टिफिशियली एक केमिकल फॉर्मुलेशन है वो प्रिपेयर करते हैं जो कि मीडिया कहलाती है। और हम लैब कंडीशन में जब उस मीडिया के ऊपर अपने टिश्यू को हम ग्रो कर रहे हैं तो उसी मीडिया से वो टिश्यू अपने लिए न्यूट्रिशन है वो डिराइव करता है। मीडिया है वो जनरली लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, लेकिन अगर हम मीडिया है उसके अंदर एगार जो है वो मिक्स कर देते हैं तो थोड़े टाइम के बाद हमारा मीडिया है वो सॉलिडिफाई भी हो जाता है। लिक्विड मीडिया उसे ट्रांसफ़र करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, सॉलिड मीडिया उसे ट्रांसफ़र करना थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है, माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है, टिश्यू कल्चर की ही टेक्निक है जिसके अंदर हम एक बहुत ही छोटे से टिश्यू से बहुत कम टाइम में थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं। यानी कि हमें जगह भी बिल्कुल कम चाहिए कि उन्हें ग्रो करने के लिए, हमें बिल्कुल कम टाइम लगता है, बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, बट थोड़ा कॉस्टली मेथड भी होता है ये। ठीक है, तो कम टाइम के अंदर हम जो है अच्छी प्लांट क्वांटिटी है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है। सोमा क्लोन्स क्या होते हैं, सोमा क्लोन्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम सोमैटिक सेल्स की आइडेंटिकल कॉपी यानी कि उनके क्लोन्स के तौर पर हम उन्हें जनरेट करते हैं। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो सोमैटिक सेल से जो है डेवलप होते हैं, यानी कि जर्म सेल्स का कोई रोल नहीं होता, वो हम टिश्यू कल्चर की हेल्प से उन ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर रहे हैं। तो यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हमने टिश्यू कल्चर के ड्यूरिंग ऑब्टेन किया है और वो आइडेंटिकल कॉपीज़ हैं अपनी पेरेंट सेल के, यानी कि जिस सेल से वो निकले हैं, जिन सेल्स ने उन्हें प्रोड्यूस किया है वो उन सेल्स की एज सच कॉपी, यानी कि उनका जेनेटिक मेकअप है फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड से लेकर लास्ट न्यूक्लियोटाइड तक बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होता है और उन्हें हम सोमा क्लोन्स बोलते हैं। सोमा क्लोन से ही एक टर्म निकल के आती है हमारे पास जो है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन यानी कि जो सोमैटिक सेल्स हैं उन्हें हाइब्रिडाइज करना। ठीक है, सोमैटिक सेल्स हैं उनको हाइब्रिडाइज करके हम एक नई वैरायटी है वो जनरेट कर सकते हैं। सोमैटिक सेल्स की हाइब्रिडाइजेशन जब हम करते हैं तो उसे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के ड्यूरिंग हमें जो हाइब्रिड सेल्स मिलती हैं वो सोमैटिक हाइब्रिड्स कहलाती हैं। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम जिन भी पर्टिकुलर प्लांट सेल्स को हमें फ्यूज़ करना है या जिन भी पर्टिकुलर प्लांट सेल्स का हमें हाइब्रिड बनाना है हम उनकी सेल वॉल रिमूव कर देंगे। ठीक है, सेल वॉल बिकॉज ये इम्परमेबल होती है, उन्हें पास नहीं होने देगी। ठीक है, अब जो सेल वॉल है वो रिमूव करने के बाद जो प्लांट सेल उसे हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। यानी कि सबसे पहले हम उन प्लांट सेल्स का प्रोटोप्लास्ट है वो आइसोलेट करते हैं कि आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। सेल विदाउट सेल वॉल इज टर्म्ड एज प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट हमने आइसोलेट कर लिया, उसके बाद प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ कराते हैं। ठीक है, अब प्रोटोप्लास्ट है उसको फ्यूज़ कराने में एक पर्टिकुलर मेथड्स उन्हें यूज़ किया जाता है जिसमें कि जैसे पेग है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है, कॉलचिसिन है, इनको यूज़ किया जाता है ताकि ये क्या करते हैं एकदम सेल्स है उसकी परमिएबिलिटी एकदम से चेंज करते हैं और दोनों सेल्स हैं उनका फ्यूज़न है वो इनकी प्रेजेंस में हो जाता है। ठीक है, इनको बहुत हाई जो डाईवैलेंट कैटायन है उनकी कंसंट्रेशन देके भी इन्हें यूज़ जो है फ्यूज़ जो है वो कराया जा सकता है। अब जैसे ही सेल फ्यूज़ होंगे उसके बाद हम क्या होगा, उन सेल्स को हम कोई पर्टिकुलर मार्कर देंगे। मार्कर है वो जैसे जेनेटिक्स में जहाँ भी कहीं भी कोई भी रिसर्च होगा फ्यूज़न पे या हाइब्रिड वर्ड जहाँ भी आपको मिल जाए वहाँ मार्कर्स हमेशा इनके साथ जुड़े हुए होंगे क्योंकि वो हमारी हाइब्रिड सेल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो जो भी हमने मार्कर अपने सेल्स को दिया उसके बेसिस पर हम हाइब्रिड सेल्स हैं उन्हें
आइडेंटिफाई कर लेंगे और उन्हें वहाँ से आइसोलेट कर लेंगे। फिर उन सेल्स को हम अपने कल्चर मीडियम पे, जो भी हमने मीडिया डिराइव किया उस पर हम ग्रो करते हैं और वहाँ से ईजिली हमारे पास का प्लांट है वो बन जाते हैं। ये टिश्यू कल्चर का मेथड बोलने में या सुनने में या देखने में जितना इजी लगता है, एक्चुअल में वो इतना इजी होता नहीं है। मीडिया के ऊपर अगर एक सिंगल बैक्टीरिया की कंटामिनेशन हो गई तो हमारे टिश्यू की बजाय वो बैक्टीरिया वहाँ ग्रो कर जाएगा, हमारा टिश्यू है वो डैमेज हो जाएगा। तो हम जब भी कोई भी टिश्यू कल्चर का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास कंडीशन है वो टोटली स्टराइल होने चाहिए। अनस्टराइल कंडीशन को मेंटेन रखने के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टरलाइजेशन, यानी कि हाई टेम्परेचर पे पहले मीडिया है उसको, अगर हम एक सिंगल ब्लेड यूज़ कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट में तो उन ब्लेड्स को भी केमिकल्स की हेल्प से या टेम्परेचर हाई फ्लेम है लो फ्लेम उस पर उसे गर्म करके किसी भी तरीके से किया जाए, हर एक सिंगल एपरेटस को यूज़ जो स्टराइल किया जाता है। स्टराइल यानी कि उसे टोटली माइक्रोब फ्री किया जाता है, एक सिंगल माइक्रोब उसके ऊपर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो माइक्रोब फ्री करने की जो प्रोसेस है, स्टराइल करने की जो प्रोसेस है, वही स्टरलाइजेशन कहलाती है। इवन जो हम प्लांट टिश्यू जो हम यूज़ करते हैं उसे भी केमिकल से पहले वॉश किया जाता है ताकि उस पर जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं वो किल हो जाएं। जो पर्टिकुलर पर्सन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है वो अपने हाथों को भी जनरली इथेनॉल है या किसी पर्टिकुलर केमिकल्स हैं उनसे जो है वो वॉश करता है, उन्हें स्टराइल करता है। जनरली इसमें इथेनॉल है वही यूज़ किया जाता है। अब यहाँ एक और टर्म बचती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्या इंपॉर्टेंस होती है इसमें। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी सेल्स वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं, लेकिन यहाँ हम क्या कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर में जो परमानेंट सेल्स हैं उन्हें भी हम मेरिस्टेमेटिक कन्वर्ट कर सकते हैं कि कुछ एक केमिकल्स हैं उनके ट्रीटमेंट की हेल्प से वो फिर से मेरिस्टेमेटिक हो सकती हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट्स में नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। परमानेंट टिश्यू है वो अपना कोई पर्टिकुलर फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहा था, उसकी सेल्स में पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डिस्टाइंड होती हैं। तो जो पैथोजेंस अटैक करते हैं प्लांट में वो परमानेंट सेल्स को करते हैं, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो माइक्रोब फ्री होता है। माइक्रोब फ्री होगा तो वो डिजीज़ फ्री भी होगा। तो अगर कोई डिजीज़ प्लांट है और हम उसे डिजीज़ को क्योर नहीं कर सकते तो हम उसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आइसोलेट करके और उसे लैब कल्चर में ग्रो करके हम इजीली उस डिजीज़ प्लांट से डिजीज़ फ्री प्लांट है वो जनरेट कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपका स्ट्रैटेजीज़ फॉर प्रोडक्शन, स्ट्रैटेजीज़ फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। काफ़ी इजी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, बस कुछ एक चीज़ें हैं जो समझने के वाली हैं और कुछ एक चीज़ें हैं जो याद करने वाली हैं। तो चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। कहीं भी कोई भी डाउट आपको अपीयर होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए।